दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं, ये सेट नंबर 13 होगा जो एनटीपीसी का स्पेशल एनटीपीसी के लिए ये आपका सेट है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से सेट से लिया गया है, बाकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, जो भी एग्जाम होने वाले हैं, है ना। तो वीडियो में को एंड तक देखिए, है ना, आपको आनंद आएगा। चलिए, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताएंगे। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कविता कृष्णन, सरोजनी नायडू। तो सभी ऑफिशियली सबको पता है करेक्ट आंसर क्या होगा। और हाँ, इसको आप टेस्ट के रूप में ले लेंगे, है ना। तो आपका बताइएगा कि आपके 40 में से कुल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ओके, तो चुनिए आपका आंसर। आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा, है ना। मदर टेरेसा को 1779 को, क्या बोल रहा हूँ यार, 1979 को ये पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र में, है ना। और ये पहली भारतीय महिला बनी थी, है ना। तो ये याद रखेंगे। और अगर हम बात कर ले नोबेल प्राइज की, तो भैया 1901 से अल्फ्रेड नोबेल के हम कहें तो जो उनकी जिंदगी भर की कमाई है उसके ब्याज से ये प्राप्त होता है ना। स्विस बैंक में जो अमाउंट रखा हुआ है उसको ब्याज बढ़ता रहता है, उससे ये दिया जाता है। तो 1901 से शुरू करा गया था। और अल्फ्रेड नोबेल जानते हैं, और डायनामाइट, बहुत सारी चीज़ें, डायनामाइट ही नहीं तो मुख्यतः डायनामाइट याद रखा जाता है उनका। वो खुद एक ज़बरदस्त तरीके के वैज्ञानिक थे। और सबसे पहले भारत में मिला था तो 1913 में, 12 वर्षों बाद गीतांजलि के लिए टैगोर साहब को, है ना। तो आगे चलते हैं। मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं। तो आंत के बैक्टीरिया किसका संश्लेषण करते हैं ना। तो देखिए, आंत की बैक्टीरिया जो पाई जाती है वो बड़ी आंत में पाई जाती है, और किसमें, उस पार्ट का नाम क्या है भाई। चलिए, पार्ट का नाम तो थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगा, उसका नाम, अच्छा मैं बताऊं तो उसका जो बैक्टीरिया, उसका नाम है ई कोलाई या इचेरिया कोलाई, उसका पूरा नाम है। और ये विटामिन B12 हमें देता है रिजल्ट के रूप में, विटामिन B12। ओके, जिसे हम कहते हैं साइटोक्लोबेमिन। लेकिन हाँ, संश्लेषण किसका करता है ये हमें देखना है। तो आप चुनिए आपका आंसर। तो इसका आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के का संश्लेषण करता है ना। और विटामिन बी देता है। ठीक है, तो अच्छा, विटामिन जो है, और इनका जो नाम होता है जैसे B1, ये कॉम्प्लेक्स, अच्छा विटामिन बी जो है बी कॉम्प्लेक्स के रूप में पाई जाती है। तो B1 का नाम क्या हो जाता है भाई, B1 का नाम हो जाता है, और रासायनिक नाम हम कहते हैं थायमिन। B2 का राइबोफ्लोविन। और B3 का जो है नियासिन, या कहीं जगह पे देखिए पायरेडॉक्सिन लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, सॉरी, पैनाथोनिक एसिड के रूप में, हाँ पैनाथोनिक एसिड उसका नाम होता है, या नियासिन यहाँ पे दे रखा है। लेकिन B5 का कहीं पे B5 दे रखा है पैनाथोनिक, तो थोड़ा सा इसमें डाउट है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे तो विटामिन बी देता है इचेरिया कोलाई, है ना। इसका नाम क्या हो जाता है भाई, इसका नाम हो जाता है रिकेट्स, इसकी कमी से हो जाता है। और कैल्सीफेरॉल इसका क्या है, नाम है। वसा, वसा एक ऊर्जा का रूप है, प्रोटीन भी एक ऊर्जा का रूप है ना। कार्बोहाइड्रेट रिसेंटली ऊर्जा के लिए दिया जाता है, तो दोनों ऊर्जा के रूप में है ना। आगे तो बढ़ ही नहीं रहा। ठीक है, आगे निम्न में से यानी कि में पौधों का भौतिक रूप, बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। यानी कि किस में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना देखा जाता है। फिजियोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान, फाइटोमोपर्मोलॉजी, कोशिका विज्ञान। तो देखिए, कोशिका विज्ञान तो कोई मतलब ही है नहीं, साइटोलॉजी, है ना। और फाइटो फॉर्मोलॉजी जो है आपको कुछ समझ में आ रहा है। फिजियोलॉजी तो ये तो ह्यूमन के लिए होता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, आसान था, फाइटो फॉर्मोलॉजी। ओके,
और शरीर के जो आंतरिक भाग होता है उसका हम एनाटॉमी में उसका अध्ययन करते हैं, ये भी याद रखेंगे आप, एनाटॉमी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है? और रेनेट कोशिका, फ्लेम कोशिका, नेफ्राइट्स, नेफ्रॉन्स। तो आपका क्या आंसर होगा? आप थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे नेफ्राइट्स में और नेफ्रॉन्स में, तो उसका फिलहाल मैं बता दूं नेफ्रॉन होता है। ठीक है, क्या होता है? नेफ्रॉन, है ना, नेफ्रॉन। तो इसका जो है फोर्थ वाला करेक्ट आंसर होएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। किडनी जो होती है ना, गुर्दा, तो ये क्या करता है भाई? यूरिया जो है, यूरिया के रूप में जो आपका अमोनिया होता है उसको यूरिया के रूप में कन्वर्ट करता है, रक्त का शुद्धिकरण करता है। ये सारे थोड़े से काम है इसके, है ना। आगे चले हम लोग। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है, ये ठीक ठाक बढ़िया सा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है। कौन सा हो जाएगा? CH3COH, CH3COOH, CH3COCH3, ये क्या दे रखा है? CH2COOH। तो क्या हो जाएगा भाई आपका करेक्ट आंसर? एसिटिक एसिड किसे कहते हैं भैया? CH3COOH, इसी को कहते हैं ना। चलिए आगे चले हम लोग। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप है। ASP सार सेवा प्रदाता, आवेदन सेवा प्रदाता, आवेदन संकेत प्रदाता, सार सिंटेक्स प्रदाता। देखिए और ये हिंदी में यहाँ दे रखा है, और इसका जो है ये जो शॉर्ट फॉर्म भाई ये तो इंग्लिश में ही है। तो हम लोग इसे कहते हैं एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। तो एप्लीकेशन मतलब आवेदन, सर्विस मतलब सेवा, प्रोवाइडर मतलब प्रदाता, तो दूसरा ही सही होना चाहिए ना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दूसरा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है ना, और ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है बुरा क्वेश्चन नहीं था। आगे की ओर चले। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। तो क्या हो जाएगा भैया करेक्ट आंसर? जी आपने सही चुना, इसका हो जाएगा पंजाब। पंजाब जो है भांगड़ा, गिद्दा, ये सारे के सारे पंजाब के नृत्य हैं। राजस्थान का क्या होता है भैया? राजस्थान में भी घूमर वगैरह होता है, लावड़ी वो कहाँ होता है? तो ये याद रखेंगे। एक घोड़े पे डांस किया जाता है, वो घोड़े पे नहीं, ऊँट पे, पता नहीं क्या नाम था। उत्तर प्रदेश का तो शास्त्रीय नृत्य में आपका आ जाएगा कथक, है ना। बिहार में सब ऐसे ही होता है, कुछ उसका ज़्यादा कुछ पॉपुलर है नहीं। यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक GDP विकास दर की तुलना में तेज है तो इसका परिणाम क्या होगा? देखिए जब GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा, तो और पैसे की आपूर्ति वृद्धि वास्तविक GDP की विकास की तुलना में तेज हो रही होगी, यानी कि तो मुद्रा का वैल्यू घटता जाएगा, यानी कि उसकी संख्या बढ़ रही है। GDP, जब GDP बढ़ेगा तो अपने आप जो है मुद्रास्फीति रुक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मुद्रास्फीति ही होगा करेक्ट आंसर। आगे चले। शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, यानी कि शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र। तो के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? किस स्तर में आता है? विघटन करने वाला, विनाशक, उत्पादक, उपभोक्ता। अच्छा, ये जो है इकोलॉजी, इकोसिस्टम किस में आता है? तो आमतौर पे इकोसिस्टम किस में आता है भाई? ये प्रोडक्शन करता है। ठीक है, शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादक में आता है, इसीलिए इकोसिस्टम सही रहना चाहिए, बहुत रोल होता है उसका। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? बहुत प्यारा सा है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा, पन्ना। तो कौन सा होएगा भाई साहब आपका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। जी बिल्कुल सही है, और ये
किसके लिए जाना जाता है? बंगाल टाइगर के लिए, है ना। बंगाल टाइगर, सुंदरबन डेल्टा बहुत बढ़िया है, सुंदरबन है, सुंदरबन का जंगल है, वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और लगभग 1/3 भाग भारत में है, बाकी 2/3 भाग बांग्लादेश में है। ठीक है। बाकी कंचनजंगा, सॉरी कंचनजंगा, हाँ कंचनजंगा तो नीचे है। और क्या नाम है इसका, काजीरंगा, ये जो है आपका असम, ये पन्ना क्या नाम है इसका, पन्ना, पन्ना तो मध्य प्रदेश एमपी, तो यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो हमारा आंसर फिलहाल यही है। आकार के संदर्भ में ये टच नहीं करते ये दोनों, पन्ना तो बहुत दूर है। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में स्थान पर आता है, कौन से वरुण? तो वरुण जो है सबसे लास्ट, सॉरी दूरी की दृष्टि से सबसे लास्ट में आता ना, आकार की दृष्टि में हमें चलना है। तो मैं आकार के हिसाब से लिख रहा हूँ, देखिए बुध, बुध के बाद शुक्र, मंगल, पृथ्वी, तो शुक्र क्या है, मंगल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पृथ्वी, फिर अरुण, फिर वरुण, उसके बाद शनि, फिर जुपिटर। तो वरुण का था, इस नंबर पे था, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे। लेकिन ये क्या है, सबसे बड़े आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल के कौन से स्थान पर आता है? तो उधर से नहीं आ रहा है, तो इधर से आएगा भाई। आकार के हिसाब से देखिए वरुण फिर अरुण होता है, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से वो चौथे नंबर पे आएगा, करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, और सूर्य से बढ़ती हुई दूरी में सबसे पहले बुध, और सुनते रहिए, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, फिर वरुण, ऐसे आते हैं। ठीक है, सुन लिया होगा आपने तो ठीक है, नहीं तो इतना ज़्यादा इसमें क्या बात करें। अबू धाबी की किसकी राजधानी भाई? अबू धाबी किसकी राजधानी? यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, इटली। तो सभी को पता है किसका हो जाएगा भाई, यूएई का। अबू धाबी किसकी राजधानी है? यूएई की, है ना। आगे क्या है, अरब के शासन काल में, सॉरी अकबर के शासन काल में कौन सेनापति था? सुल्तान अहमद, फवाद, सूरी मोजा, मीर खास, मीर बख्शी। ये थोड़ा सा बढ़िया बना करके दे रखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा मीर बख्शी। ठीक है, मीर बख्शी जो है अकबर के शासनकाल के दौरान ये सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे चले, आगे नहीं, इसमें किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत करी थी? तो बाबर, अकबर, शिवाजी, बाजीराव पेशवा। तो शिवाजी ने गुरिल्ला यानी छापेमारी युद्ध भी कहते हैं, तो शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध स्टार्ट की थी, है ना। और ये 1645 के आसपास मुगलों की, मतलब इन लोगों ने वाट लगा रखी थी, है ना। तो यही है स्टार्ट करने वाले शिवाजी। उन्हें पता था उनकी छोटी छोटी सेनाएं होती थी, समझ रहे ना, पेशवाओं की। तो मराठों की छोटी छोटी सेना होती थी, तो भैया वो अटैक करते थे एकदम से, अचानक से, समझ रहे। तो वो वही गुरिल्ला युद्ध है। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया? ओह, यानी कि स्टैंडर्ड। तो एनरिको फर्मी, और एडोल्फ गैस्टन, यूजेन फिक, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग, बेनोइट बोर्निरोन। तो क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर? तो इसको याद रखेंगे, सैंडरफोर्ड फ्लेमिंग, इसको आप लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। एनरिको फर्मी फारेनहाइट का तो फर्मी तो अलग ही है, छोड़िए। फिलहाल सैंडफोर्ड फ्लेमिंग आप याद रखेंगे, यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार इन्होंने किया था। अच्छा, यूनिवर्सल जो समय रेखा जो गुजरती है वो इंग्लैंड से होकर गुजरती है ना,
ये भी याद रखना पड़ेगा। इंग्लैंड से के साइड से होके गुजरती है, वहाँ से थोड़ी सी जिगजैग होती है। और ठीक है, आगे आगे देखते हैं। कोई कहता है भाई कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। तो ये किसका नियम है? लेंज का नियम, हुक का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई, ये है ना। तो ये किसका किसका कॉन्सेप्ट था कि कोई भी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन से छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होता है। तो ये किसका करेक्ट आंसर होएगा? ये हो जाएगा किरचॉफ का प्रथम नियम था ये, ठीक है। तो यह जंक्शन का मतलब कोई भी एक जगह है, ठीक है, वहां से जो धारा पूरी आई और यहाँ से जब चली गई तो दोनों बराबर ही तो होगा, सीधी सी बात है। तो ये किरचॉफ का नियम था। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है के साथ त्वरण कम हो जाता है। किसके साथ त्वरण कम होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह की त्रिज्या में घटने के साथ त्वरण कम होता है। ग्रह की द्रव्यमान में वृद्धि के साथ त्वरण में कमी हो जाती है। ग्रह की मात्रा की कमी के साथ त्वरण कम हो जाता है। ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ त्वरण कम हो जाता है। तो त्वरण किससे कम होगा भाई? वो कम हो जाएगा ग्रह की सतह से ऊंचाई में। जब आप जितनी ऊंचाई ऊपर जाते रहेंगे तो चूंकि वो गुरुत्वाकर्षण है ना, तो उसके कारण जो होगा त्वरण में क्या होगी? त्वरण में कमी होती रहेगी। यानी आप ये धरातल है, यहाँ से छोड़े के बहुत तेजी से कोई भी चीज नीचे गिरेगी, है ना। यानी कि यहाँ ग्रेविटी ज्यादा होगा अपेक्षाकृत, एकदम ऊपर आप ले जाएंगे तो इसलिए तो ये थोड़ा सा सोचना था। बाकी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग योजना आयोग रिप्लेस हो गया। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? राष्ट्रपति, आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? प्रधानमंत्री खुद नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, है ना। तो ये याद रखना होगा। और हाँ, इसकी शुरुआत जो हुई थी 2015 में 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को रिप्लेस किया गया और इसको शुरू किया गया। ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं भैया? ऐसा भी कुछ क्वेश्चन देता जो आम होता है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? भारत के उप राष्ट्रपति, ठीक है। आगे अच्छा, ये किस में लिखा हुआ भाई उप सभापति होंगे? तो आर्टिकल 64 में, 63 से यानी कि 62, 63 में पद का प्रावधान ऐसा कुछ होता है। फिर 64 में और उनकी शक्तियों के बारे में बताता है। तो शक्तियों में क्या है? मतलब सभापति होंगे राज्यसभा के। वैज्ञानिक वर्गीकरण यानी कि टेक्सोनॉमी में क्या देखना है कि क्या मूल इकाइयां होती हैं? मूल रूप से क्या होता है जिसपे वैज्ञानिक वर्गीकरण करते हैं? जाति, नस्ल, परिवार, क्रम। तो क्या होगा भाई इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, नस्लों के अनुसार किसी भी चीज को बांटा जाता है, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक वर्गीकरण का एक मूल मंत्र है या इकाई कह लेंगे। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्न में से किस शासन से संबंधित है? तो ये लौह स्तंभ इधर उधर बहुत टहलता रहा, है ना। तो कौन हो जाएगा? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? विक्रमादित्य, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब यही विक्रमादित्य। मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त अलग है। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य कहा गया इनको, है ना। तो ये याद रखेंगे। ये मेहरौली में स्थित है और ये गुप्त वंश से संबंध रखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। रतौंधी की बीमारी निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो जाती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, रेटिनॉल की कमी से, है ना। बी तो बेरी बेरी है ना। और के का हो जाता है
और नेप्थोक्विनॉन यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। ई से जनन क्षमता की कमी हो जाती है, जिसे हम टेकोफेरॉल कहते हैं आमतौर पे। वैज्ञानिक नाम इसका होता है, रासायनिक नाम। आंसर पता चल गया ना, ए। निम्न में से कौन एक तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? अच्छा, जिसमें तार नहीं होता है, तो वायलिन में भी होता है, बीड़ा में भी होता है, गिटार में भी होता है, लेकिन बांसुरी में कहाँ तार होता है? तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता तो बढ़िया लगता है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? तो अभी तक सदस्यों की संख्या 192 था, उसके बाद 193 हो रखा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 193 यूएन में सदस्यों की संख्या है यूनाइटेड नेशन में। ठीक है। तो अच्छा, ये 193वां देश जो था वो कौन बना है? एक क्या नाम था, सूडान। हाँ, सूडान, दक्षिणी सूडान। ठीक है, सूडान को क्या बनाया गया है? 193वां देश बनाया गया है। ठीक है, 2011 में। हाँ, 2011 में ही बनाया गया था, तो ये याद रखेंगे। आगे चलते हम लोग। कॉटन फाइबर किससे बना होता है? कॉटन फाइबर सेल्यूलोज से, स्टार्च से, प्रोटीन से, वसा से। तो कॉटन फाइबर किससे बना होता है? तो हो जाएगा सेल्यूलोज से कॉटन फाइबर बनाया जाता है। कॉटन मतलब सूती। ठीक है, और इसमें बाकी जो है थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी? सरस्वती, सिंधु, ब्यास, रावी। सिंधु सभ्यता भी आप सुने होंगे, है ना, कई बार। तो ये तो कुछ ज़्यादा था नहीं, लेकिन सिंधु सभ्यता जो था सिंधु नदी के किनारे था, तो इसके चक्कर में तुरंत गलती हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर था। ठीक है, हड़प्पा जो है पाकिस्तान के रावी नदी के पास में, यानी कि उसके किनारे बसा हुआ था। तो सिंधु। अब आगे देखिए, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? इसको भैया याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, थोड़ा सा बढ़िया है। बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। तो मर्डेका जो कप हो जाएगा वो फुटबॉल के लिए है ना, फुटबॉल के लिए। जैसे इसका आगा खा, है ना। तो फिलहाल इसका मर्डेका फुटबॉल याद रखेंगे। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है भाई? तो कितना होता है? 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो बस ठीक है, और क्या, सॉरी 97 का होता है, 98 डिग्री होता है ना। हाँ, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। उसका दर्पण में देखने पर, और डिग्री सेल्सियस में ऐसे आमतौर पे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेकिन ये भी एग्जैक्ट दिया नहीं है। एग्जैक्ट इसको देना चाहिए 98.6 और फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब का कन्फ्यूजन हो रखा है। इसका 98.6 होता है, 4 है तो कोई बात नहीं है। दक्षिण में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक साथ दिखते हैं? अरे यार सॉरी, दर्पण है ना, ये देखिए, बताइए, तो रीजनिंग ला रखा है इसमें। दर्पण में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक जैसे दिखते हैं? एक जैसे दर्पण प्रतिबिंब का मतलब ये होता है कि दाया का बाया और बाया का दाया हो जाए। ठीक है, तो आई देखिए, चाहे कुछ भी करिए आप, क्या रहेगा? एक ही जैसा रहेगा। एम भी आपका जैसा था उसी तरीके से रहेगा। इसी प्रकार इसको देखिए, इसको आप बारी बारी से गिन सकते हैं, या आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, जैसे जैसे टी वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, यू है, वी है, ऐसे कर करके टोटल हम मेमोराइज करेंगे तो 11 ऐसे हैं जो एक ही जैसे दिखते हैं, यानी दाया का बाया, बाया का दाया हो जाना। एम है तो डब्ल्यू भी तो है ना। तो ऐसे ही 11 हो जाएंगे, जैसे ए हो गया। तो और क्या हो जाएगा भाई? और देख लीजिएगा, बहुत सारे हैं इसमें, तो भी 11 है इसको। ठीक है, ये याद कर लेंगे।
अधात्विक गुण बढ़ता है। अधात्विक गुण कैसे बढ़ेगा भाई? मैग्नीशियम से बेरियम तक। अच्छा, मतलब किधर हम जाते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ने लगता है। पोटेशियम, देखिए इसके लिए जो है आपको पीरियोडिक टेबल की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो ये थोड़ा सा आपका ऐसा होगा कि गलत होने लगेगा। ठीक है, पोटेशियम से सीजियम की तक, ऑक्सीजन से सेलेनियम तक, और फिलहाल हम बात करेंगे सोडियम से क्लोरीन तक, है ना। सोडियम से क्लोरीन तक जाएंगे तो इसमें क्या होगा? अधात्विक गुण बढ़ेगा। सोडियम तो धातु है, लेकिन क्लोरीन क्या है? एक हम कहें तो अधातु ही हो जाता है ना, सेमीकंडक्टर के बाद इधर। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, पीरियोडिक टेबल पता होगा तभी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ये। और उसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्या है। चलिए सही, यही देखते हैं, छोड़ते हैं। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा अंतहीन स्रोत की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? अंतहीन स्रोत यानी कि जिसको हम संभाल ना पाए। किसका भैया? मीथेन का, महासागरीय तापीय ऊर्जा का, सागर लहर ऊर्जा का, नाभिकीय ऊर्जा का। तो अंतहीन मतलब कंट्रोलेड। तो मीथेन जो है, मीथेन का बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है ना। मीथेन आप जानते हैं CH4 क्या होता है भाई? वो दलदली जगहों से, कुछ सड़ने से बनता है। तो जो शैवाल है वो आमतौर पे फिर मरने के बाद सड़ने भी तो लगते हैं उसी समुद्र में। तो ऐसा भी कॉन्सेप्ट है, मीथेन निकलने लगता है ना। जैसे धान के खेतों से भी मीथेन वगैरह निकलता है, पूछता है ज्यादा वो। सचिन तेंदुलकर 7 निम्न में से किससे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर सी एन आर राव, प्रोफेसर P.N. राव, E.N. राव और प्रोफेसर B.N. राव। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा होगा कि सुना सुना ऐसा है ना। तो C.N. राव है ना, ये याद रखेंगे। C.N. राव को उनके साथ, यानी कि ये वैज्ञानिक थे, है ना। तो 2014 में राष्ट्रपति जो है प्रणब मुखर्जी जी, उनके माध्यम से इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। H2O2 प्लस Cl2 बना इधर क्या? C2HCl प्लस O2। अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? एक अम्ल के रूप में, एक ऑक्सीकारक के रूप में, एक अपचायक के रूप में, एक क्षार के रूप में। तो देखिए, ऑक्सीकारक का तो कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ नहीं रहा है ना। ऑक्सीकारक क्यों होगा भाई? ऑक्सीकारक तो ये हो रहा है ना, ऑक्सीकारक ये हो रहा है, यानी जो Cl है वो, तो ये क्या हो जाएगा? अपचायक होगा और ये ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, तो अपचायक के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक अपचायक के रूप में। जर्मनी सिल्वर किस मिश्र धातु की है? तो देखिए, एक चीज तो साफ साफ याद रखिए कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर तो बिल्कुल भी नहीं है ना। इसमें सिल्वर बिल्कुल नहीं है। अब क्या क्या है वो हम लोग देखें तो इसमें देखिए, जर्मन सिल्वर में निकिल है ना, निकिल, सॉरी, हाँ निकिल तो है, तांबा, निकिल और तांबा, निकिल और जिंक। तांबा, निकिल और जिंक, वही मैं सोच रहा हूँ यार, मतलब ये क्या, देखिए ये दो जगह है ना ऑप्शन, तांबा, निकिल और जिंक, दो जगह है, तो दोनों आप ऑप्शन लगा लीजिएगा भैया जर्मन सिल्वर में, है ना, जिसमें से 60% कॉपर होता है और 20% निकिल होगा, और जिंक भी 20% ही होता है, ये याद रखेंगे। और ऑप्शन देख रहे हैं इस तरीके का दे रखा है, आप समझ लीजिए, दूसरा या चौथा जो भी आपका आंसर हो। निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है? सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर? प्लेटिनम एक कठोर धातु है। सोना जो है वो सबसे ज्यादा तन्यता का गुण रखती है ना, और टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, उच्च गलनांक होता है। ठीक है,
अब हम लोग क्या करें, आगे की ओर बढ़ते हैं। दिनार कहाँ की मुद्रा भाई? दिनार चीन, इराक, ब्राजील, थाईलैंड। तो इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। और इसकी राजधानी जो है बगदाद हो जाएगी, है ना। चाइना, चाइना की ऐसे युआन होता है लेकिन युआन नहीं होता है, इसकी रनमिति, रनमिति होता है, ठीक है। रनमिति याद रखेंगे चाइना की। और इसका जो कैपिटल है चाइना का वो क्या हो जाएगा? बीजिंग। ब्राजील के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो ब्राजीलिया ही है ना। ब्रासीलिया, ब्रासीलिया इसकी राजधानी है एक्चुअल। और इसको जो मुद्रा है वो भी रियाल है, लेकिन ब्राजीलियाई रियाल है, ब्राजीलियाई रियाल, ठीक है। थाईलैंड, बैंकॉक इसकी कैपिटल है ना, बैंकॉक। और पाथ इसकी जो है, पाथ यानी कि थाई पाथ इसकी मुद्रा है, थाई पाथ, ठीक है। हो गया। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था भाई? तो 15 अगस्त 1947 है ना, लागू हुआ था। तो ऐसे दे रखा है तो ऐसा लग रहा है यार अगस्त ढूंढ रहे ना, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट, भारतीय संविधान लागू हुआ था ना, कैसे हो गया यार? 26 जनवरी 1950 से तो हम लोग आज़ाद हुए थे। सोच रहे ऐसा भी डेट ऐसे भी डेट में गलती हो रही है, ठीक है। तो ये हमें पता है 26/1/1900 यानी कि 26 जनवरी 1950 को, है ना। और बात है कि 26 जनवरी को इसीलिए हम लोग संविधान लागू किया, स्वतंत्रता दिवस मनाए, गणतंत्रता दिवस, क्योंकि हम लोग 26 तारीख को ही 1930 में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता मना लिया गया था, या गणतंत्र अपने आप को घोषित कर लिया गया था। गति का पहला समीकरण क्या है भाई? किसके बीच संबंध दर्शाता है? स्थिति और समय के बीच, स्थिति और वेग के बीच, वेग और समय के बीच, वेग और त्वरण के बीच। ये तो थोड़ा सा अच्छा सा बना के दे रखा है। तो देखिए समीकरण क्या होता है भैया इसका? v बराबर u प्लस ए टी। अंतिम वेग क्या होता है? u प्लस ए टी। पहली चाल और यानी प्रथम वेग, और दूसरा क्या हो जाएगा? त्वरण तथा टाइम के साथ। तो संबंध किसके किसके बीच में दर्शाता है ये? स्थिति और समय। तो स्थिति और समय के साथ, और क्या दे रखा भाई इसमें? वेग और समय। तो वेग और समय, वेग और समय, क्योंकि चाल में अगर आप त्वरण जोड़ देंगे तो वेग हो जाएगा, और उसमें समय भी है, तो इन दोनों के बीच में संबंध दर्शाया जा रहा है। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना भैया? तो क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और इसी में जो है आमतौर पे सर्वाधिक होती है ना, फिर वो घटती जाती है, जैसे 2 यहाँ पे बाकी वही रहेगा 2.25, जैसे केरोसिन, फिर जल का केरोसिन में इतना, ऐसे ही बढ़ता घटता रहता है ना। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा भाई, भारत में 1 रुपया का नोट और सिक्का 50 पैसे का किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये कई बार बहुत मतलब कई बार पूछा है ये क्वेश्चन। तो ये केंद्र सरकार द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा। तो बाकी जो आरबीआई सभी नोटों को खुद स्वयं जारी करती है ना। और अब तो 50 पैसा खत्म भी हो गया ना, नोट भी कहाँ रहा है। तो ये राजीव गांधी के समय में बंद हुआ था, कांग्रेस के समय काल में 58-54, ठीक है। तो ये कैसा सेट लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और बने रहिए चैनल के साथ, कमेंट करेंगे कैसा लगा। और वीडियो को अभी आपने लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।